ठीक है। और अपन ने ये देखा था कि एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन देखी थी अपन ने। एसिड्स H+ देने वाले होते हैं और बेसिस OH- देने वाले होते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जो OH- का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, वो पानी में जाने के बाद वो बेसिस कहलाते हैं, अपन ये जानते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस किया था। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अलग डेफिनेशन दी थी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जो डेफिनेशन दी थी उसमें सिर्फ उन्होंने आपका H+ के टर्म में डेफिनेशन दी कि एसिड्स H+ देने वाले होते हैं और बेसिस होते हैं वो H+ लेने वाले होते हैं। ठीक है, ये सब अपन ने डिस्कस किया था, राइट। नेक्स्ट चीज जो है अपनी, क्योंकि ये रिएक्शन वाटर में होते हैं तो अपन ने ये देखा था कि वाटर में वाटर खुद अपने आप थोड़ा सा आयनाइज हो जाता है, जिसको कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जिसमें H+ और OH- दे देता है। और ये सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर बहुत ही कम होता है ना, और इसके कारण H+ और OH- आयंस आ जाते हैं सिस्टम में, राइट। बट ये बहुत कम रहता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन ज्यादा होगा, तो H+ और OH- दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ, टेम्परेचर अगर आप कम करते जाओगे तो ये कम होता है। और अगर आप, तो ये H+ और OH- सेल्फ आयनाइजेशन के कारण इक्विलिब्रियम में रहते हैं वाटर के साथ। वाटर ब्रेक होता रहता है और H+ और OH- आयन बनाता रहता है, और H+ और OH- आयन कंबाइन होके वाटर बनाते रहते हैं। और अगर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे जिसमें H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो प्योर लिक्विड है तो फिक्स ही रहता है, तो वो अपन 1 मान लेते हैं ना, तो उसको अपन 1 रखते हैं यहाँ पर। फिर ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 होता है ये। और जब आप इसको लॉग लेते हो और माइनस लगाते हो तो लोगैरिथमिक स्केल पे जब आप इसको एक्सप्रेस करते हो तो ये आपका माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको पीएच कहते हैं अपन, इसको पीएच कहते हैं, इसको पीओएच कहते हैं। दोनों का सम 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अगर आप अलग टेम्परेचर लोगे तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर में अगर अपन H+ एसिड डाल देते हैं तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज होंगे वो H+ आयन आपके OH- क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट तो 10⁻⁻14 ही रहेगा, तो H+ इंक्रीज हो गए तो OH- कम हो जाता है। अगर आप कोई बेस मिलाते हो, ठीक है, तो बेस OH- देता है तो OH- इंक्रीज हो जाते हैं तो H+ कम हो जाएंगे। 10⁻⁻, नॉर्मल नॉर्मल सिंपल प्योर वाटर के अंदर आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये होता है 10⁻⁻7, दोनों का H+ और OH- का। H+ अगर एसिड से आते हैं तो OH- कम हो जाएंगे क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम रखना है। तो डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अपन देख सकते हैं, ये बड़ा ही आसान है, अपन ने देखा था। तो एच जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये वाले एसिड्स होंगे जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वही H+ का कॉन्सेंट्रेशन आप लेंगे। समझ गए पूरा, जैसे आपने 2 मोल या 1 मोल लिया है तो वो का वही कॉन्सेंट्रेशन आप H+ का लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा H+ इन्हीं एसिड से आएगा। या अगर आप इतना कॉन्सेंट्रेशन NaOH का लेते हैं, ठीक है, तो OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होगा। तो जैसे व्हाट इज अ pH एंड pOH of
NaOH अंशिका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका pH और pOH कितना होगा, ट्राई कर सकते हैं अपन जल्दी से। NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन आपने लिया है वो लिया है 0.01 मोलर, ठीक है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अंशिका कितना होगा, ठीक उतना ही होगा जितना NaOH का, और ये भी 0.01 मोलर होगा। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा, और अपन जानते हैं या तो आप ऐसे, और POH निकाल लो। POH कैसे निकालते हैं अपन, अंशिका माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का आप लॉग ले लोगे, माइनस लगा दोगे तो आपको POH आ जाएगा। तो ये आता है लॉग 0.01 का माइनस लॉग ऑफ 0.01, तो ये आएगा 2, POH 2 है, ठीक है। और अपन जानते हैं PH प्लस POH, समझ में आ गया, इज इक्वल टू 14 होता है। तो अगर POH 2 है तो pH होगा अपना 12, और 7 से बड़ा pH है तो अपन को पता ही है कि एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, क्लियर। कई बार इसमें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस का डिसोसिएशन है, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसमें कई बार कुछ छोटे से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कंफ्यूजिंग से बन जाते हैं अपने लिए, लेकिन बड़े ही आसान हैं। जैसे कई बार अपन को बोला जाता है, इसमें एक और बात मैं आपको नोटिस करवाऊंगा कि जितने भी H प्लस है, जितने भी OH माइनस मान रहे हो आप, वो सभी के सभी NaOH से आए हैं, है ना, क्लियर। वाटर से भी, क्योंकि वाटर में ही डिसोसिएशन होगा तो वाटर से भी OH माइनस आएंगे, मगर उनको अपन अकाउंट में नहीं ले रहे क्योंकि वो बहुत कम होंगे, NaOH के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले बहुत कम होंगे, तो इसलिए उनको अकाउंट में अपन नहीं ले रहे हैं। लेकिन कई बार लेना पड़ता है ना, तो उनका वो केसेस, अगर मान लो आपका एसिड का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है जितना आपका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का जो वाटर से आता है, तो उस केस में आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर दोनों नॉर्मली अगर एसिड या बेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, तो आप उन वाटर के H प्लस और OH माइनस को निग्लेक्ट कर देते हैं। वाटर से H प्लस और OH माइनस कितना आता है ना, नॉर्मली 10⁻⁻7 आता है, लेकिन अगर H प्लस और OH माइनस को एक्सटर्नली अपन ने मिलाए तो फिर अपन को निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ, फाइंड द pH ऑफ, अंशिका दिख रहा है, pH कितना आएगा 10⁻⁻7 का। What is the pH of 10⁻⁻7 MHCl, है ना, कितना pH आ सकता है, कितना pH आएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। HCl से तो इतना H प्लस आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ H प्लस वाटर से भी आ रहा होगा। H प्लस फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ वाटर, अभी तक अपन क्या है उसको निग्लेक्ट कर देते थे,
लेकिन यहाँ पर, और वो इसी के आसपास ही आता है 10⁻⁻⁷ के आसपास, और आपने HCl का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही लिया, नॉर्मली आप बहुत ज्यादा लेते हो, है ना। तो जब दो चीजें बिल्कुल पास पास हो तो दोनों को ही ऐड करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अच्छा, वाटर जो है, जो वाटर से जो H+ आ रहा है उतना OH- भी आ रहा होगा, है ना, क्योंकि डिसोसिएशन में जो आपका H+ बन रहा है उतना का उतना आपका OH- भी बन रहा होगा। समझ आया। अच्छा, सीधे से क्या होता है, सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती ये होती है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखा है, अंशिका समझ में आ रहा है बेटा, 10⁻⁷ दे रखा है ना। तो pH निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, -log(H+ ले लेते हैं। समझ गए। और -log(H+ लेते हो तो H+ -log(10⁻⁷ ले लेते हो pH। तो इससे जो आपका pH आता है वो आता है 7, ठीक है, और न्यूट्रल आता है। समझ में आ गया। लेकिन ये आंसर गलत है ना। कैसे पता चलेगा, चलो आपको डिटेल नहीं मालूम, आपको ये मालूम पड़ेगा कि जब आप HCl डाल रहे हो तो हाउ कैन द सॉल्यूशन रिमेन न्यूट्रल, pH 7 कैसे रह सकता है ना। जब आप HCl मिला रहे हो तो आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल थोड़ा ना रह सकता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपने, एक तो इसलिए जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो गलत है, और गलती क्या की कि अपन ने, क्योंकि आपने HCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम लिया है तो इसमें आपने वाटर के H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लिया। तो ये आप इसका आंसर तो ये होगा स्लाइटली <<7, स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि आपने HCl मिलाया है तो स्लाइटली एसिडिक होगा, है ना। इस तरह से देख लीजिए। अगर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करना है तो 10⁻, तो फिर अपन ऐसे करेंगे कि H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन मिलकर के W हो जाते हैं 10⁻⁻14। H+ का कॉन्सेंट्रेशन, अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम है तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन H+ आने वाले H+ को अपन निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और OH- को भी निग्लेक्ट जो अपना है वो भी उतना ही आएगा जितना H+ आया है ना। तो ये तो पूरा H+ टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये OH- हो गया फ्रॉम द वाटर, दोनों को प्रोडक्ट, क्योंकि वाटर में हो रहा है तो KW के बराबर होगा। इसको क्वाड्रेटिक को अपन सॉल्व कर लेंगे, x² + 10⁻⁷x -10⁻⁻14 = 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर x = अपन जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है -b + -b² - 4ac, ठीक है, वो लगा देंगे। क्लियर। और उससे करीब आंसर जो आएगा, ये करीब 6 पॉइंट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा, that will come around slightly less than 10⁻⁻7, और जो pH आएगा, ठीक है, वो 6.79 आता है। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। क्लियर, और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया अंशिका, समझ में आया। लेकिन जनरली क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कराते, आपको बस डायरेक्ट बोल देते हैं, है ना, कि more than 7 <7 = 7। तो आप ये याद रखिएगा, जब आप एसिड मिला रहे हो तो आपका 7 कैसे हो सकता है pH, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट सेक्शन वो है डिसोसिएशन ऑफ
वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस का डिसोसिएशन। तो यहां पर जैसे वीक एसिड है, CH3COH, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलर है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में अपन 0.1 मोलर नहीं ले सकते। हाँ, अभी तक तो ऐसे ही कर रहे थे अपन कि अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में आप 0.1 मोलर ले लेते हो। ये करना सही है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है ना। लेकिन आपका ये जो एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ परसेंट ही डिसोसिएट होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो H प्लस जो है वो उतने ही जनरेट होंगे जितना डिसोसिएशन होगा, है ना, पूरे H प्लस जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये निकालने के लिए, ठीक है, कुछ अपन को हेल्प चाहिए रहेगी, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प चाहिए, या फिर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा होगा एसिड का। दोनों में से कोई एक चीज की मदद चाहिए अपन को ये करने के लिए कि कितना H प्लस बनेगा। तो मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल आपने C ले लिया अंशिका, तो C मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है, ये 0 है, ये 0 है ना। जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे इट विल अंडरगो डिसोसिएशन, है ना। डिसोसिएशन अल्फा जो है, अल्फा के बारे में मैं बता देता हूँ। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इसमें 1 मोल पर लीटर में कितना डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, ये अपन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। तो C मोल पर एक में अल्फा हो रहा है, तो C में C अल्फा होगा, C टाइम्स तो पर 1 मोल पर लीटर में से जितना डिसोसिएट हो रहा है उसको कितने मोल पर लीटर लिया, C मोल पर लीटर लिया आपने, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को आप ले लेते हो, ठीक है। अब जितना ये डिसोसिएट हो रहा है ना, यहाँ पे आप देखिए उतना H प्लस भी बन रहा है और उतना एसिटेट आयन भी बन रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब इक्वेशन लिखते हैं डिसोसिएशन की, तो ये दोनों बराबर बराबर, एक H प्लस और एक एसिटेट आयन दोनों बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अच्छा ये आयंस जो है ये टूटने के बाद ऐसा नहीं कि अलग अलग रहेंगे, वापस से ज्वाइन होते रहेंगे, एसिड बनते रहेंगे और एसिड डिसोसिएट रहेगा, डिसोसिएट होता रहेगा और इससे इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आ जाता है तो यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपन लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द products each raised to the power its stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of concentration of reactants, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा था, इसका भी C अल्फा था, और अंशिका इसका कितना है C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड है।
और ये किस तरह से लिंक्ड है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, तो ये वाला फॉर्मूला बताएगा, राइट। हाँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन तभी वैलिड है कि जब अल्फा की वैल्यू 1 का 5% के अंदर अंदर है, ठीक है। 1 का 5% कितना होता है, 0.05 के अंदर अंदर अगर है तो आप मतलब ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। 5%, 1 का 100 का 5% 5 होता है, तो 1 का 0.05 होगा। और अगर अल्फा इतना या इससे कम है तो आप 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हो, अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और इससे थोड़ा सा अपनी लाइफ इजी हो जाएगी। कैसे इजी हो जाएगी अंशिका? ये इक्वेशन इजी हो गई तो इससे अपन ने अल्फा निकाल लिया। के/सी समझ आ गया, क्लियर है। तो अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो आप ओवर सिंप्लीफिकेशन करके इस तरह से निकाल सकते हो। अगर अल्फा कम आ रहा है, वीक एसिड्स है, वीक एसिड कम डिसोसिएट होते हैं, लेकिन अगर अल्फा इससे बड़ा है तो फिर आप ये नहीं कर सकते, तब आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मान लो अल्फा इज ग्रेटर देन 0.05, तो यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक आउट ऑफ दिस, ठीक है। और क्वाड्रेटिक आप बनाओगे कैसे, C�alpha², ठीक है, प्लस K�alpha माइनस Ka, ठीक है। इसी इक्वेशन से क्वाड्रेटिक बना दी मैंने, राइट, इक्वल टू C। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू माइनस Ka। इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करने में ये क्वाड्रेटिक को दिक्कत आएगी, K² प्लस 4Ka इंटू C डिवाइडेड बाय 2C, ठीक है। समझ आ गया? इज इट क्लियर अंशिका? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन जनरली थोड़े कम आते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आएंगे, ठीक है। आप ये सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। तो इससे अल्फा आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इससे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, C�alpha होता है, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो और पीएच अगर आपको कोई निकालने को बोलता है एसिटिक एसिड की, तो पीएच आप इस इक्वेशन का लॉग ले लो, ठीक है, माइनस और माइनस लॉग ले लो, नेगेटिव ऑफ लॉग। तो ये जो पावर है हाफ, ये सामने आ जाएगी, स्क्वायर रूट जो है हाफ पावर है वो सामने आ जाएगी, और यहाँ पर आएगा माइनस लॉग लिया है ना आपने, और माइनस लॉग ऑफ Ka, राइट, और माइनस लॉग ऑफ concentration of the acid which you have taken C, और यहाँ पर pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये आ गया pKa, राइट, माइनस लॉग C। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका वीक एसिड्स का पीएच, ठीक है। डिसोसिएशन के कारण जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता वो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक और बात देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन तो कम करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका इंक्रीज होता जाएगा, है ना। इसको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। समझ में आ गए अंशिका? कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसको और अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी तरह से बेसिस के लिए भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिस के लिए भी आप बना सकते हो, जैसे NH3 है, NH3 को आप वाटर में डालोगे
तो वाटर से H+ ले लेगा और OH- बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्म होगा। और यहाँ पर अपन इसका कॉन्सेंट्रेशन C लिया है, और क्योंकि ये बेस का काम कर रहा है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb कह देते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो C में से 1 मोल पर लीटर अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो C में से C अल्फा डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, वाटर तो प्योर लिक्विड होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स रहता है, उसकी डेंसिटी फिक्स है, इसलिए ये C अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb दे रखा है अपन को, और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, ये इनिशियल है C 0 और 0। ये इनिशियल, ये फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि बी बोलेंगे यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस इज इक्वल टू NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन OH- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH3 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो अपन नहीं ले रहे, वो प्योर लिक्विड है। यहाँ पे भी अपन इसी तरह से अजम्पशन कर सकते हैं, अल्फा को 1 से बहुत छोटा मान सकते हैं और निग्लेक्ट कर सकते हैं अगर वीक बेस है तो, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √Kb बाय C। ठीक है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया इस बेस के कारण, कि जितना आपने बेस लिया था उसमें से कुछ ने वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका H+ एक्सेप्ट कर लिया, Kb हो जाएगा, अल्फा आ गया। OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, C अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो √Kb इंटू C आ गया, और यहाँ पर लॉग ले लेंगे तो POH इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ C। ठीक है, इसको पीके भी लिख देते हैं अपन। तो इस तरह से ये अपना बेसिस का POH निकालने का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बेस का पीके भी दे रखा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा होगा, बेस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होगा, तो आप POH निकाल लो इसमें से। समझ आ गया, क्लियर? ये वीक एसिड्स और वीक बेस के लिए लागू है, और यहाँ पर इसमें ये देखना है कि अल्फा को निगलेक्ट करा तो ये आंसर आया है। ठीक है, वरना आप ये आंसर नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ये एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। What is the pH of 0.1 मोलर एसिटिक एसिड? ठीक है, Ka दे रखा है इसका, अंशिका आवाज आ रही है? K इतना दे रखा है, ये C कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, आपको वैल्यूज दे रखी है कुछ, √1.8 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है,
तो ये अपन अजम्पशन कर सकते हैं 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकते हैं। अल्फा बहुत छोटा है ना, तो 1 में से बहुत छोटा नंबर अगर अपन सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 रह जाएगा। ठीक है, तो कितना पीएच आएगा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन अगर अपन प्रिपेयर करते हैं तो उसका पीएच कितना होगा ये आपको बताना है। K इक्वल टू अपन जानते हैं C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और इसको आप C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K बाय C लिख सकते हो, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो अंडर रूट KC होगा। समझ गए, वो केस अंडर रूट KC आएगा। तो यहाँ पर KA इंटू C, अब इसका पीएच लेना है आपको। माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ले लो आप, जनरल एक्सप्रेशन, और ये आया हाफ ऑफ ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, पीएच निकालना है। तो यहाँ अपन कर सकते हैं जल्दी से, हाफ ऑफ लॉग ऑफ के कर दीजिए आप। अगर आपको पीके दे रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। ये पीके की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ वो वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर के दे रखा है तो के में ये के रखो, इसका लॉग लो आप। ठीक है, और हेल्प के लिए वैल्यूज दे रखे हैं, लॉग 1.8 दे रखा है अपन को। ठीक है, तो वो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और ये लॉग को इसको मल्टीप्लाई जो है लॉग में, लॉग ए इंटू लॉग बी जो होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी आता है। तो यहाँ पर अपन हाफ ऑफ, और पावर सामने आ जाती है ना, तो 5 माइनस लॉग 1.8 हो गया है, और ये जो वैल्यू है लॉग 0.1 की वैल्यू होती है -1, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 माइनस हाफ ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 1.8 का वैल्यू मैंने दे ही दिया था आपको। ठीक है, 1.34। ठीक है, तो ये कितना आया, ये हो गया 5 में से 3/4 चला गया अगर आपका, तो कितना रहेगा आपको, 5 में से 0.34 चला गया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.3 के आसपास आएगा। समझ में आ गया, अंशिका क्लियर हो गया ये, कोई डाउट इसमें? आवाज आ रही है अंशिका? तो यहाँ पर अपन इस तरह से पीएच निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट, तो ये वीक आपका जो है, ये वीक एसिड है, वीक बेस के साथ भी आप इसी तरह से कर सकते हो। क्लियर? दूसरा एक और चीज आती है कि आपको एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने को दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको 2 एसिड दे देता हूँ, एक तो है HA, या 2 एसिड दे देता हूँ मैं आपको, HA1 HA2 जनरल रिप्रेजेंटेशन करें, या अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करें एक्चुअल एसिड्स HCl। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, Ka1, और इसका Ka2 है। ठीक है,
तो यहाँ पर इनका कितने कितने टाइम्स आपका ये स्ट्रेंथ रहेगी, दोनों का वैल्यू भी दिया रहता है। जैसे इसका 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये है 4.9 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ पर अपन को ये मालूम चल रहा है कि इसका के ए ज्यादा है, इसका के ए कम है। क्योंकि 10 की माइनस की पार्ट जितनी बड़ी होगी नंबर उतना छोटा हो जाएगा। समझ आ गया? क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से देखना है, और इसका के ज्यादा, इसका के कम, तो ज्यादा के का मतलब ज्यादा डिसोसिएशन होगा। ज्यादा डिसोसिएशन का मतलब ज्यादा H प्लस देगा, और ज्यादा H प्लस देगा मतलब ज्यादा एसिडिक है। समझ में आ रहा है अंशिका? और ये मोर एसिडिक और ये लेस एसिडिक, ठीक है, ज्यादा एसिडिक और कम एसिडिक। तो यहाँ पे हाँ, कई बार ऐसा होता है के देने के बदले पीके भी दे देते हैं। तो PKA1, क्योंकि PKA, क्योंकि के को वैसे एक्सप्रेस करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट सा रहता है, जैसे 1.8 इंटू 10⁻⁵ है ना, तो उसके बदले अपन क्या करते हैं, उस वैल्यू को लॉग लेके दे दिया जाता है। तो PK1 जो है, जैसे उसका लॉग ले लिया तो और सिंप्लीफाई कर लिया, तो वो ऐसा कुछ 4.7 के पास पास वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर के बड़ा है, ज्यादा है, तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, है ना, और डिसोसिएशन अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा एसिडिक है। लेकिन अगर आप पीके की वैल्यू लेते हो तो के बड़ा है तो पीके उतना छोटा होगा। समझ आ गया? पीके की वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप लॉग लेके माइनस लगा रहे हो। कोई नंबर जितना बड़ा होता है ना, उसका माइनस लगाते हो तो उतना ही छोटा हो जाता है। तो इससे अपन को ये जानना पड़ेगा अंशिका कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका के ज्यादा होता है, लेकिन पीके उतना ही लो होता है। समझ गए? क्लियर है अंशिका? कोई डाउट इसमें? तो कई बार अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए दिया जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आप क्या करते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, के का ऑर्डर है, वो सेम रहता है। लेकिन अगर पीके का ऑर्डर पूछा जाता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का उल्टा होगा। जो ज्यादा एसिडिक है उसका के ज्यादा होगा, पीके उतना कम होगा, क्योंकि पीके आप माइनस लगा के लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना होगा। राइट? क्लियर? तो फिर अपन को अच्छा, ये दोनों के या पीके दे तो दिए आपको, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये स्ट्रेंथ कंपेयर करनी कितने टाइम्स है, तो के ज्यादा होने का ये मतलब है कि इसका डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। समझ में आ गया? और HCN का के कम है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ HCN, ठीक है, यहाँ पर दोनों की स्ट्रेंथ इस बात पे निर्भर करेगी कि दोनों कितना H प्लस आयन फर्निश कर पाते हैं। ठीक है, ये C अल्फा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 कह देता हूँ मैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन C कह देता हूँ C1 अल्फा 1, क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपन ने अभी देखा ही था, वो C अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए C अल्फा के बराबर है, और
दूसरे एसिड्स के अंदर HCN का के C1 अल्फा 1 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द एसिटिक एसिड और C2 अल्फा 2 फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN। ठीक है, ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है। और तो ये अपन को बताएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है दोनों एसिड्स की, ठीक है, तो आप H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले लोगे C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C2 अल्फा 2। समझ में आ गया। और यहाँ पर आप C1 अल्फा 1 जो है, अगर मान लीजिए दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, तो C तो कैंसिल हो जाएगा if C1 इक्वल टू C2, और अल्फा जो होता है अंडर रूट k/c आता है ना। तो ये रेशियो होगा स्ट्रेंथ। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो, अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो आपको उस कॉन्सेंट्रेशन को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो वो आपको रेशियो बताएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का दोनों एसिड्स के अंदर, और वो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बता देगा। समझ में आ गया। अंशिका क्लियर है? कोई डाउट इसमें बताओ जरा। एनी डाउट अंशिका बेटा? जल्दी से बताओ। नो सर। ठीक है, इस तरह से करना है अपन को। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो होगा आपका, वो होता है आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा बताओ मेरे को। सर कि हाइड्रोलिसिस से जो सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस में डिसोसिएट हो जाता है। बिल्कुल सही बताया। हाँ, और आप क्या जानते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में? गुड। कौन से सॉल्ट हाइड्रोलाइज होते हैं ये बताओ। कैसे पता चलेगा अपन को कौन से सॉल्ट हाइड्रोलाइज होंगे, कौन से, मतलब कौन से सॉल्ट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन देंगे? बताओ जरा, कैसे मालूम पड़ेगा? सॉल्ट को आप क्लासिफाई कर सकते हो। सॉल्ट कैसे मिलता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला सॉल्ट, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट, या फिर आप ऐसे कह सकते हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट, या वीक एसिड और वीक बेस से। 4 तरह के सॉल्ट अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जैसे अपन ले लेते हैं HCl और NaOH। इससे बनने वाला सॉल्ट का नेचर अंशिका कैसा होगा जरा बताओ। एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा? सर न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल। कैसे पता? सब एसिड और बेस मिलकर उसे न्यूट्रल कर देंगे। हाँ, एसिड और बेस और दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ के, तो जो आपका सॉल्ट मिलेगा न्यूट्रल होगा। या अपन इसको डिटेल में बात करें कि salts of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis. एक्चुअली क्या होता है कि जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते तो फिर वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर को H प्लस या OH माइनस लेते हैं, तो उससे फिर वो एसिडिक या बेसिक करेक्टर आता है। हाँ, यहाँ ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है Cl माइनस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है तो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से Na प्लस है, ये भी स्टेबल है,
ये भी वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। मतलब NaCl अपन पानी में मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल बना रहता है, ठीक है। अब अपन दूसरी चीज देखते हैं, सॉल्ट ऑफ कोई इसका एग्जाम्पल बेटा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसका कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान हो? अंशिका बताओ जरा बेटा, जल्दी से कोई ऐसा सॉल्ट बताओ मेरे को जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हो। जैसे अपन कर देते हैं एसिटिक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड विनेगर वीक एसिड है, और NaOH, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? HOH को तो वाटर बना दो आप, अब ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक सॉल्यूशन होगा, समझ में आया? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, एसिड पूरी तरह से उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, ऐसे सोच लो आप, दिस इज वन ऑफ द वे टू थिंक। तो आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज गोइंग टू रिमेन बेसिक। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप CH3CONA को पानी में डालते हो, है ना, तो ये जो हिस्सा है ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट, ये वीक एसिड है देखो, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस वो चीज होती है जो H+ हटाने के बाद मिलती है। तो वीक एसिड था ही किस लिए? क्योंकि वो H+ देना नहीं चाह रहा था, इसलिए तो वीक एसिड था। और अब आपने उसको माइनस के फॉर्म में ले लिया H+ हटा के। तो जब तुम इसको पानी में वापस मिलाओगे और इस तो इसको वापस H+ लेने का मौका मिल जाएगा, और ये पानी से, क्योंकि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये H+ वापस से एक्सेप्ट करेगा वाटर से, और ये बनेगा CH3COOH, है ना। और दूसरा जो हिस्सा है, क्योंकि वाटर से H+ निकल चुका है, CH3CO- ने ले लिया, तो NaOH बन जाएगा, ठीक है। तो ये NaOH जो है ये पूरा का पूरा डिसोसिएटेड रहता है, अपन जानते हैं। तो ये जो ऐसा सोल्यूशन है ये बेसिक होगा, समझ में आया? तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी अल्कलाइन इन नेचर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। इसको अपन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। तो इनिशियल सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन C है ना, C इंटू 1 - H कर देते हैं अपन, CH। H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब किस हद तक इसने वाटर को तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे CH और ये भी CH, OH- आयन, Na+ लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्लियर? वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो वैसे ही डिसोसिएटेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस तरह से देख सकते हैं, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखा जा सकता है CH²/1 - H, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे भी लिखा जा सकता है CH3 COOH। ये तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पे OH- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। Na+ लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो उससे अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर
अब ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहाँ से लाएंगे ये देखना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि इसको H+ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन से और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आपके समझ में अभी आ जाएगा। जैसे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है अपन को, अंशिका क्या मिलेगा जरा बताओ। H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या देगा अपन को, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, समझ गए। तो ये तो KW हो गया, ठीक है। और अगर CH3CO- और डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, वो एसिटिक एसिड का Ka देगा। तो K हाइड्रोलिसिस जो है इसका वो KW/Ka है, ठीक है। और यहाँ पर आप KH में रख सकते हो KW/Ka, और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, KH इज इक्वल टू CH²। आपने H को निग्लेक्ट कर दिया 1 के कंपैरिजन में। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू √KH/C। OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन आप इक्वेशन से देख सकते हैं, ठीक है। OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ देख लीजिए, ये रहा C/H है। लेकिन ये डेरिवेशन आप हर बार नहीं करोगे ना, क्योंकि एग्जाम में अपन को इतना टाइम नहीं मिलता। आप ये ध्यान रखो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, ठीक है। तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो एल्कलाइन होगा, क्योंकि बेसिक जो एनायन है वो H+ तोड़ लेगा वाटर में जाने के बाद और OH- को फ्री कर देगा, तो जिससे आपका सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा, KH/C। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √KW/C/Ka, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है आपको OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आप H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है, ठीक है, तो वो KW, क्योंकि वाटर में हो रहा है हाइड्रोलिसिस, तो H+ आयन OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बैलेंस रहेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा KW डिवाइडेड बाय √KW/C Ka। KW तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये ऊपर चला गया, ठीक है, √KW/KC, ठीक है, Ka/C, ये C नीचे ही रह जाएगा, है ना। K ऊपर चला गया, KW इधर स्क्वायर रूट आ गया, Ka ऊपर चला गया, ये होगा। अब तो माइनस लॉग ले लो इसका, तो ये माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन तो कहलाता है pH, ठीक है, हाफ ऑफ pKW प्लस pKa प्लस log C। ऐसे कर सकते हो आप, समझ गए अंशिका, समझ में आया। तो अब यहाँ से ही पता पड़ रहा है pKW की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, तो ये 14/2 ये तो 7 होगा। और ये इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, pK ऑफ एसिड और log C ऐड कर रहे हो, और एसिड का pK जो एसिडिक हिस्सा है, जो आपका एसिडिक पोर्शन है ना, एसिटिक एसिड का Ka दे रखा है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो ये 7 से बड़ा ही आएगा, मतलब pH जो है 7 से बड़ा आएगा, मतलब ये एल्कलाइन सॉल्यूशन। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें अंशिका, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, बताओ जल्दी से। अंशिका समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ऐसा करते हैं अपन, इसी तरह से दूसरे सॉल्ट्स भी होते हैं, है ना, लेकिन हमेशा आपको डिराइव नहीं करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिराइव करने, और आप तो ये ध्यान रख लो कि ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है वो बेसिक होगा, उसका सोल्यूशन बेसिक होगा, है ना। और उसका pH 7 से बड़ा आएगा, 7 से बड़ा pKW प्लस pK प्लस log C कर रहे हो, तो 7 से pKW का 14 होता है वैल्यू,
है ना, क्योंकि KW का 10⁻⁻14 होता है, तो PKW का 14 होता है, 14/2 7 से बड़ा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर अगली चीज जो आती है, सॉल्ट्स ऑफ, अभी अपन ने वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस देखा है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल कोई, अंशिका? हाँ बेटा, कोई एग्जाम्पल? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो अपन जानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl और वीक बेस ले लो अमोनिया। ठीक है, तो इससे जो सॉल्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा NH4Cl। ठीक है, क्लियर? अब NH4Cl अगर ये मिलता है आपको, अब NH4Cl, पहली बात तो ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक होगा। उसका रीजन ये है कि एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेस कमजोर है। तो बेस एसिड को पूरा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, एसिड बच्चा रह जाएगा, ऐसे सोच लो आप, या तो इस तरह से सोच लो, तो ये एसिडिक होगा। ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच जो है कि NH4Cl को अगर आप पानी में मिलाओगे, है ना, तो ये अपने आप H+ दे देगा, रिलीज कर देगा। H3O+ लिख दो या H+ लिख दो, एक ही बात है ना, समझ आ गया? तो ये एसिडिक सॉल्यूशन कहलाता है अपना। क्लियर? दिस इज द एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन बन रहा है। तो यहाँ पे भी अपन इसी तरह से लिख सकते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन C लिया, इनिशियली 0 था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, मतलब 1 मोल में से H मोल हाइड्रोलाइज हो गए, है ना, 1 मोल पर लीटर में C में से CH हो गए। ठीक है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिख सकते हैं, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 into concentration of H+ upon concentration of NH4Cl, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो KH है ये अपन ये भी जानेंगे, क्योंकि इसको OH- से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप OH- से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा KW और ये हो जाएगा नीचे KB, NH3 का KB। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो आपका pH आएगा, और इसको अपन यहाँ लिख देंगे CH²/1 - H, इसको लिख देंगे CH²। 1 - H को नेग्लेक्ट कर दो, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस √, KH/C, C तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है, और आपका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो CH है। ठीक है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है CKH। ठीक है, इस तरह से आ गया। ये आ जाएगा। तुम इसका pH लोगे, माइनस लॉग ले लो, लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉग में पावर जो होती है वो सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये होगा pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आ जाएगा ये, यहाँ पर PKW माइनस लॉग C, ठीक है, माइनस PKB। इसका लॉग ले लो आप, ये तो माइनस लॉग लिया, इसका माइनस लॉग C हो गया, है ना, और ये तुम्हारा इधर आ जाएगा PKW। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये वैल्यू होती है 7,
अब इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 7 से कम आएगा, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है। समझ आ गया? इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे थोड़ा हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हो। समझ आ गया? क्लियर? दूसरा फिर इसमें लास्ट केस आता है कि सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट, salt of weak acid and weak base। ठीक है, अब ये वीक एसिड वीक बेस के जो सॉल्ट है, ये आपका इनके दोनों ही वीक है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप अमोनिया ले लो जो कि वीक बेस है, और आप एसिटिक एसिड ले लो जो कि वीक एसिड है। अब इनका जो सॉल्ट बनेगा आपका, ये बनेगा CH3COO माइनस और NH4 प्लस। ठीक है, तो ये सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का। अब इसको जब आप पानी में मिलाओगे तो यहाँ पे दोनों ही वीक है, तो क्या नतीजा निकलेगा आप ओरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे डेरिवेशन भी कर सकते हैं अपन वैसे ही जैसे अपन ने किया, लेकिन बार बार डेरिवेशन एग्जाम में तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप निकाल दो, एक तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है KH अपॉन K इंटू KP होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना क्योंकि दोनों वीक है। ठीक है, दूसरी चीज ये ध्यान में रखना कि यहाँ जो pH की वैल्यू है वो ऐसे आती है हाफ ऑफ pKw प्लस pKa, pK इसका माइनस pKb। बड़ा ही आसान है। अब ये तो 7 है, अब ये क्या है इस पे निर्भर करता है। अगर पीके बड़ा है पीके भी छोटा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पीके भी बड़ा है और पीके छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो 7 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो पीके ए इज इक्वल टू पीके बी अगर है तो यहाँ पर पीएच जो है कैलकुलेट करोगे आपको 7 आएगा न्यूट्रल। ठीक है, अगर पीके ए बड़ा है पीके बी से तो पीएच जो है ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी पूरी, और वो पीके डब्ल्यू में ऐड हो जाएगा, तो ये 7 से बड़ा आ रहा है ना, एल्कलाइन। पीके बड़ा है पीके बी से, इसका मतलब एसिड कमजोर है, बेस ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग बेस है एसिड। वैसे तो दोनों ही वीक है, मैं रिलेटिवली कंपेयर कर रहा हूँ कि के कम है वीक एसिड, पीके बड़ा है ना। जब के कम होता है तो पीके बड़ा होता है, मैंने बताया के और पीके उल्टा चलते हैं एक दूसरे के, तो एल्कलाइन हो जाएगा। और पीके ए छोटा है अगर, मतलब एसिड ज्यादा ताकतवर अगर है बेस के मुकाबले, तो पीएच जो है आपका लेस देन 7 हो जाएगा। एसिड ज्यादा ताकतवर है पीके छोटा है तो एसिडिक। समझ गए? इस तरह से अपन को देखना है यहाँ पर। ये है आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गया अंशिका? हाँ, लेकिन ये सब कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज जरूर समझ में आनी चाहिए अपन को, और वो चीज यह है कि आपको सिर्फ सॉल्ट देख के पता लग जाना चाहिए कि ये जो सॉल्ट है आपका, ये एसिडिक सॉल्ट है बेसिक सॉल्ट है। आप उसमें कैटायन और एनायन देखोगे, कैटायन एनायन दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के हैं, तब तो न्यूट्रल है। अगर कैटायन एनायन जैसे आपके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के हैं तो बेसिक सॉल्ट है।
और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के हैं तो एसिडिक सॉल्ट है। हाँ, अगर दोनों ही वीक है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर आप दोनों का पीके पीके भी कंपेयर करके फिर देखो कि कौन सा रिजल्टिंग सॉल्ट जो है उसमें फिर 3 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। ये आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। फिर नेक्स्ट आता है बफर। बफर क्या होते हैं अंशिका? बफर सॉल्यूशंस बताओ जरा। क्या कह सकते हैं अपन बफर के बारे में, जल्दी से बताओ। व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस? बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। आपने एक ऐसा सॉल्यूशन बना लिया जिसमें तुम एसिड डालोगे और अगर बेस डालोगे थोड़ा तो पीएच नहीं बदलेगा उसका। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं, जो एसिड और मिलाने पर जिनका पीएच एकदम से कम नहीं होता या बेस मिलाने पे जिनका पीएच एकदम से बढ़ता नहीं है, ठीक है, उनको अपन बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। तो बफर बनाए कैसे जाते हैं, है ना, और वो अपन को देखना है। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, एसिडिक बफर भी हो सकता है, जो जिसका पीएच एसिडिक में के एसिडिक में होगा, है ना, और उसमें तुमने और एसिड या थोड़ा सा बेस डाल दिया तो पीएच बदल लेने देगा। तो एसिडिक बफर जो है आपका, उसको बनाने के लिए आप एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट लोगे। ठीक है, समझ आ गया? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का अपन सॉल्ट लेंगे, ये अपन को ध्यान रखना। क्लियर? जैसे अपन ने ले लिया एसिटिक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस जो है CH3COONA, CH3CO माइनस, उसको ले लिया, दोनों को कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया, तो उससे आपका एसिडिक बफर मिल जाएगा, है ना। एक्चुअली कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका बेस नहीं लेते, जैसे यहाँ पे ये बफर सॉल्यूशंस नहीं बनाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली बफर काम कैसे करता है पहले ये देखें अपन, उससे समझ में इजीली आ जाएगा। जैसे अगर तुम्हारे पास ये मिक्सचर है एसिटिक एसिड का और एसीटेट आयन का, अब तुमने क्या है कि तुमने मिला दिया बेस, थोड़ा सा बेस मिला दिया, OH माइनस मिला दिया, बेस मिला दिया, तो ये एसिटिक एसिड है ना अपने पास, तो एसिटिक एसिड उसको H प्लस दे देगा और उसको न्यूट्रल बना देगा। समझ में आए? तो बेस जो अपन ने डाला दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड, और जो एसिड अपन ने डाला
H प्लस मिलाया तो वो CH3CO माइनस उसको एक्सेप्ट कर लेगा और एसिटिक एसिड खुद बन जाएगा। वो H प्लस को, मतलब आपने क्या किया, एक H प्लस देने वाला भी और एक H प्लस लेने वाला भी, दोनों को ले लिया, एक एसिड ले लिया और एक उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट बेस ले लिया, तो जिससे पीएच में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ आया? लेकिन कभी भी, जैसा कि मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट वीक बेस मिलके बफर नहीं बनाते। उसका रीजन ये है कि आपने थोड़ा सा, आपको ऐसी चीज चाहिए जो H प्लस दे भी दे थोड़ा सा और H प्लस ले भी ले थोड़ा सा, है ना, या फिर जो H प्लस दे दे और H प्लस ले ले। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। अब ये वीक बेस होने के कारण H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा वापस, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cl माइनस वीक बेस है, वीक बेस है तो HCl से अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा तो ये H प्लस वापस से लेने की इच्छा नहीं रखता। तो ऐसे केस में अगर तुमने H प्लस मिला दिया तो ये Cl माइनस H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वीक बेस है, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा H प्लस और आपके सॉल्यूशन का जो पीएच है वो गिर जाएगा। समझ आ गया? तो ये पीएच को कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, एसिटिक एसिड जरूर कंट्रोल कर सकता है और उसका कॉन्जुगेट बेस एसिटेटाइन। क्यों? क्योंकि एसिड, जैसे ही तुम एसिटिक एसिड बेस डालोगे तो एसिटिक एसिड अपना H प्लस दे देगा बेस को, और जैसे ही तुम एसिड डालोगे तो तुम्हारा एसिटेट आयन भी H प्लस ले लेगा। तो इससे होता क्या है कि आपका जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। Approximate pH of the solution is maintained. समझ आ गया? तो बफर सॉल्यूशंस इसको कहते हैं। क्लियर? इसी तरह से बेसिक बफर भी बना सकते हो आप। जैसे आप अमोनियम क्लोराइड ले लो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो तो बेसिक बफर बन जाएगा। तो इसका बफर का पीएच अपन कैसे नापते हैं? इसके बफर के पीएच को नापने के लिए अपन हेंडरसन हैशलबैक इक्वेशन लेते हैं। जो आपने बफर जो बनाया है वो बफर किस पीएच का है ये आपको बता देगा कि आपने कितना एसिड मिलाया और कितना आपने बेस मिलाया। ठीक है, और आपको कितना एसिड और कितना उसका सॉल्ट मिलाया तो आपको जो बफर मिला उसका पीएच क्या है, और वो बफर अपने पीएच को बना के रखेगा, है ना। कई जगह बफर काम में आते हैं ना। अपने ब्लड में बफर पीएच जो होता है, ब्लड इट इज अ बफर। ठीक है, उसका ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास रहता है, 7.2 से 7.4। तो ब्लड जो है बफर की तरह काम करता है और पीएच को एकदम से बदलने नहीं देता। आपके काफी सारे रिएक्शंस होते हैं जो जिसमें जरूरत रहती है अपन को कि पीएच मेंटेन रहे, है ना। अपनी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी एक फिक्स पीएच पर ही काम कर पाते हैं, है ना। तो अपना जो ब्लड है एक बहुत अच्छा बफर है। ठीक है, अपने ओशंस बफर है ना, दे रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ओशन में एक ऐसी सब्सटेंस है जो आपका H+ दे भी देता है ना, और H+ एक्सेप्ट भी कर लेता है उसका कॉन्जुगेट बेस। तो इससे आपको पीएच जो है मेंटेन रहता है। तो जैसे एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, के ठीक है। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अपन जानते हैं के यहाँ पर इस तरह से होगा, और अगर आप लॉग ले लो है ना, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो मिलेगा आपको है ना, यहाँ पर ये अपन ने खुद ने लिए है ना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अपन ने खुद ने लिया है और एसिडेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपन ने खुद ने लिया है। ठीक है, लॉग ले लीजिए आप, ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है, लॉग ले लीजिए। ये तो अपन ने खुद ने मिलाया है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि आपने इस कॉन्सेंट्रेशन का एसिड लिया और इस कॉन्सेंट्रेशन का उसका कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट लिया। हाँ, इसमें अपन ये मान रहे हैं कि जो आपने कॉन्सेंट्रेशन एसिड लिया और जो उसका सॉल्ट लिया है ना, वो सॉल्यूशन में उतने ही के उतने ही रहे, उसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं। ठीक है, तो pH इक्वल टू pK। अच्छा, ये माइनस आ रहा है तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी एसिडिक बफर के पीएच की, कि आपको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होगा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होगा, वो रख के और पीके दे रखा होगा एसिड का, तो उससे आप बफर का पीएच निकाल सकते हो। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका ये बफर किस पीएच पे काम करेगा। इसी तरह से अगर आपने बेस लिया है NH3, ठीक है, आप NH3 ले लो वाटर के अंदर, तो आप बफर बना सकते हो कैसे, आप ले लो NH3 और उसका सॉल्ट ले लो NH4+। एक तो बेस ले लिया और उसका कॉन्जुगेट एसिड ले लिया। जैसे आपने एसिटिक एसिड में कैसे बनाया, एसिड लिया और उसका कॉन्जुगेट बेस लिया, इसी तरह से यहाँ पर आपने बेस ले लिया और उसका कॉन्जुगेट एसिड ले लिया। ठीक है, तो दोनों को मिला दो तो उससे बेसिक बफर मिलेगा। तो बेसिक बफर का पीकेबी जो होगा, बेसिक के लिए पीकेबी लोगे, इस इसका जो पीओएच होगा, सॉरी, क्योंकि बेसिक बफर में OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होंगे, तो पीओएच जो होगा पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। जैसे एसिड का एसिडिक का ऐसा होगा, बेस का ऐसा होगा, तो ये हेंडरसन हैशलबैक इक्वेशन है आपकी, which will let you calculate the pH of your buffer। समझ में आ गया अंशिका, समझ में आया कि नहीं आया ये? तो बफर सॉल्यूशंस में क्या होता है कि ये रेशियो जो है ये एकदम चेंज नहीं हो पाता है ना, ये सॉल्ट रहता है उसी एसिड का, जो आप एसिड लेते हो उसी का माइनस लेते हो, इसी तरह से जो, और बेस भी उसी का कॉन्जुगेट बेस लेते हो, उसका सॉल्ट कॉन्जुगेट एसिड लेते हो।
तो दोनों जने साथ रहते हैं, एक H+ देने वाला और एक H+ लेने वाला। तो आप जैसे ही H+ डालते हो, ऊपर से एसिड डालोगे, तो आपका एसिड डालोगे तो कॉन्जुगेट बेस H+ ले लेगा, ठीक है। और अगर आप बेस डालोगे तो एसिड H+ दे देगा। तो इससे क्या होता है कि आपका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन या OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन एकदम से बढ़ते घटते नहीं है, मेंटेन रहते हैं। तो ये जो आपके बफर सॉल्यूशंस हैं, दे विल रेजिस्ट द सडन चेंज इन पीएच। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि इनकी कुछ कैपेसिटी है ना। ऐसा नहीं कि आप कितना भी एसिड मिलाते जाओगे कभी चेंज ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जितना भी आप एसिड मिला रहे हो, है ना, वो अल्टीमेटली, जैसे एसिड मिलाओगे तो CH3Cu- उससे जुड़ जाएगा और उसके उसके असर को खत्म कर देगा। बेस मिलाओगे तो CH3COH अपना H+ देके उसके असर को खत्म कर देगा, बेस को न्यूट्रल बना देगा। तो ऐसे करते करते अपन जानते हैं कि pH करीब करीब सेम रहेगा, है ना। दीज आर बफर्स। दूसरा जो है अपना, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के। तो उसमें काफी सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है, वो अपन उसको भी नेक्स्ट टर्न पे कर लेते हैं। क्लियर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है इसमें, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। एक मतलब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका बहुत इन डेप्थ आए, बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप ऐसे एनालाइज करके ही कर सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना इसी के अंदर solubility product, yes, solubility of sparingly soluble salts in water। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। क्लियर। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, प्रैक्टिस की थोड़ा सा जरूरत है, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा अंशिका।